हेलो स्टूडेंट। मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। आपको आपका टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, और इस टॉपिक के बेसिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आपने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा तो एक्सरसाइज 8.1 का ऑल क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया था। उससे पिछले वीडियो में मैंने उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे और आगे के एक्सरसाइज बनाएंगे। ऐसा होता क्या है ना कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। अगर बनाने से पहले कॉन्सेप्ट दे दिया जाए या बिना कॉन्सेप्ट दिए बनाया जाना शुरू कर दिया जाए तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ वो क्वेश्चन में, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानबूझकर मैं शुरू में नहीं दिया था। इसका रीजन समझिए। अगर मैं शुरुआत में वो कॉन्सेप्ट दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए शुरुआत में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। उसके आगे कॉन्सेप्ट की जब जरूरत पड़ती है तब मैं देता हूँ। अभी भी इस वीडियो में मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला नहीं हूँ। इस वीडियो में उतना ही कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ जितना कि आपको अगले एक्सरसाइज में जरूरी है। इससे फायदा ये होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि आप सीखते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख लेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए चलते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये समझिए होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल क्या होता है। जैसे कि आप अभी तक जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 गो रेशियो होता है। वो कौन कौन है? वो आपका है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। साइन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, और जो कॉस का उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा, और जो टेन का उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। यही तो बोलते हैं। साइन किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो पी और एच वाले को। कॉस किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? तो बी और एच वाले को। और टेन किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? पी और बी के रेशियो को। और इसके उल्टा होता है, इसका मतलब यह रहेगा किसका? एच बटा में पी। यह किसका रहेगा? तो एच बटा में बी। और यह किसका रहेगा? तो बी और बटा में पी। अब यहाँ पर थीटा जो रहता था, ये थीटा कोई ना कोई एक एंगल को रिप्रेजेंट करता था। याद कीजिए, आपको बताया गया था कि कोई एक ट्रायंगल बनाते थे हम लोग। कोई एक ट्रायंगल बनाते थे, जैसे कि मान लिया कि यह एक ट्रायंगल बना दिए, ऐसा एक ट्रायंगल बना देते थे। मिनट, थोड़ा सा पतला ट्रायंगल का है बन रहा है भाई। हाँ, तो एक ट्रायंगल बना दिया करते थे, ठीक। और इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मान लिया कि यह एक ट्रायंगल है। इधर आओ भाई। हाँ, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल में हम किसी एक एंगल को कंपेयर करते थे। किसी एक एंगल को कंपेयर करते थे, जैसे मान लिया कि यह एंगल रहता था थीटा। तो हम इस एंगल को थीटा बोलते थे। इसका मतलब हुआ कि इसका एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थीटा एक न्यून कोण रहता था जो 90 डिग्री से छोटा रहता था। थीटा क्या रहता था? न्यून कोण रहता था, मतलब क्या रहता था? 90 डिग्री से छोटा रहता था। अब हम लोग इस थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेकर देखिए, हमें 0 से 90 के बीच के सभी एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 0 से 80 तक के, सॉरी, 0 से 90 तक के सभी एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। मतलब क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल बोलते हैं। और इस अक्यूट एंगल में हमें सारा वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कुछ कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यू ही है, कुछ कुछ जो वैल्यू ही है जो ज़्यादा यूजफुल है और वही वैल्यू पूछा जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम लिखा है सम स्पेसिफिक एंगल। अब कौन कौन से वो एंगल होने वाले हैं? तो आपका जो सबसे पहला एंगल होने वाला है वो
0 डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 30 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 45 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब 0 डिग्री का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री का वैल्यू, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब समझ रहे हैं? साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। ठीक उसी प्रकार से 30 की बात करें तो साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30। ऐसे ही सभी के वैल्यू को हम लोग समझेंगे विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इन सभी एंगल, अगर ये सभी एंगल ले लिया जाए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, थीटा के बदले में ये वाला एंगल ले लिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे 30 से, फिर 45 और फिर 60, और सबसे लास्ट में इन दोनों को समझ रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में इन दोनों को समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं सबसे पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में समझाता हूँ। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू 45 डिग्री वाला समझ रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग जैसे साइन थीटा बोलते थे ना, तो इसमें हम लोग साइन थीटा ना लेकर साइन थीटा के बदले में 45 डिग्री लेंगे, मतलब साइन 45 डिग्री। तो एक बात बताइए, वो जो आप थीटा लेते थे वो थीटा लेते कैसे थे? मतलब मान लिया कि यह एक ट्रायंगल रहता था, तो उसमें किसी एक एंगल को थीटा मान लेते थे, क्योंकि इसको तो आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि एक वो एंगल तो राइट एंगल होता था। क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री अब जैसे ही पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते वक्त ही आपको बोले थे कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखेगा हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। तो एक एंगल तो राइट एंगल ही हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया। अब जब भी आप थीटा वैल्यू रखते थे तो या तो इसको या इसको थीटा वैल्यू मानते थे। तो तीन एंगल में से अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो दोनों एंगल बचे होंगे, जैसे कि मान लिया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो गया, और दो एंगल और है, एंगल ए और एंगल सी। ये जो एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू है, एंगल ए और प्लस में एंगल सी का जो वैल्यू है उसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए एंगल का सिंबल देना जरूरी नहीं है, मतलब एंगल ए और प्लस में एंगल सी लिखना जरूरी नहीं है। आप इतना समझते होंगे कि कैपिटल लेटर से हमेशा एंगल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह है यह एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन यदि मैं किसी एक को थीटा अगर मान लेता, मतलब मान लिया कि ए को थीटा मानते, तो सी का वैल्यू कितना निकल कर आता? तो देख लेते हैं। अगर हम लोग एक का वैल्यू थीटा मान लेंगे तो सी का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब यदि यह एंगल थीटा रहेगा तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा। अब बताइए ना क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज और आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब किसी भी दो एंगल का सम अगर 90-90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसको पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने थीटा का वैल्यू 45 लिया है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। तो एंगल ए का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा 90 माइनस 45, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, मतलब ये भी 45। ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक। इसका मतलब समझिए, वास्तव में वो जो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है, उसकी खासियत देख रहे हैं? उसकी खासियत को समझिए। इसमें ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर हो गया। और आपको पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो, जैसे कि मान लिया कि यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ई वाला साइड और ई वाला साइड बराबर हो, तो इसके सामने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के बराबर वाला भुजा के सामने सामने वाला कोण
सामने सामने वाला कोण बराबर होता है, तो उसका उल्टा सोचिए, किसी भी ट्रायंगल के बराबर बराबर कोण वाला के सामने सामने वाला भुजा भी तो बराबर हो रहा होगा। इसका मतलब अगर ये वाला और ये वाला दोनों 45 45 निकाल कर ला दिए हैं आप, यदि इन दोनों का वैल्यू 45 45 ला दिए हैं, ध्यान से समझिए, इन दोनों का वैल्यू अगर आप 45 45 ला दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों अपने आप में बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू आप 45 ले रहे हैं और इसका भी वैल्यू आप 45 ले रहे हैं। इसको हम लोग ट्रायंगल मान लिए हैं ए बी और सी। तो हम थोड़ा देरी के लिए मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है, तो इसकी भी लंबाई हमें x ही मानना पड़ेगा, दोनों के दोनों साइड बराबर होने की वजह से। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर होगा, AC मतलब हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कितना, AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर हो रहा होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AC का स्क्वायर, AC का ही तो वैल्यू निकालना है, वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक्स एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब AC का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। आपको बताए थे अंदर से बाहर निकलने के लिए जोड़ा की जरूरत होता है। इसका मतलब दो तो अंदर में ही रह जाएगा लेकिन एक्स बाहर निकल जाएगा, जोड़ीदार जो मिल गया। इसका मतलब हमें हाइपोटेनस भी मिल चुका है। और हाइपोटेनस कितना मिल चुका है, तो हाइपोटेनस मिल चुका है √2 और x। ठीक, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो कौन कौन है होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबको लाइए पेश किया जाए। इसका मतलब साइन 45 कॉस 45, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री और क्या है टेन 45 डिग्री। यही तो मेन है, बाकी तो इसी का उल्टा है। अगला तीन को कौन है, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और क्या है कॉट 45 डिग्री। ठीक, अब साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई क्या, P/H। और P क्या है, तो अब किसी भी एंगल से कंपेयर कीजिएगा तो दोनों तो 45 से 45 डिग्री है, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन यदि एक 30 होता और एक 60 होता तो फर्क पड़ जाता। ध्यान से समझिए, इनमें दोनों के दोनों 45 है तो इससे भी कंपेयर कीजिएगा तो P और B एक्स एक्स ही आ रहा है। मतलब एक्स एक्स का मतलब बराबर बराबर आ रहा है, एक्स एक्स का और कोई मतलब नहीं है। और इससे भी कंपेयर कीजिएगा तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर ही आ रहा है। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम किसी भी एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। तो P का वैल्यू कितना आएगा एक्स और बटा में हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √2x। तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 1 बटा में √2। इसका मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा में √2। इसमें होता है B/H, तो इसका भी वैल्यू आएगा x और बटा में √2x। तो x से x कैंसिल आउट होकर 1/√2 आएगा। टेन थीटा में क्या होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है P और बटा में B, और P और B दोनों x और x है, तो कट कटा कर 1 आ जाएगा। तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है 1। अब इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए कॉसेक 45 का वैल्यू कितना आएगा, तो √2। सेक 45 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी √2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 का उल्टा होगा √2/1, समझिए। और √2/1 ना लिखकर सिर्फ √2 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू √2/1 आएगा। लेकिन √2/1 थोड़ी लिखेंगे, आप सीधे सीधे √2 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिखिए अथवा मत लिखिए, इसका अंडरस्टूड होता है कि उसके बटा में 1 या मल्टीप्लाई में 1 अपने रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो उसको बाहर निकालते हैं। और 45 का वैल्यू 1/1, तो कॉट 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेकर बना लिए। अगले में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेकर बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ, इस बार थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं, तो इस बार हम लोग थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले रहे हैं, और इसी में थीटा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों प्रूव हो जाएगा, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। समझिए कैसे होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यह हमारा एक ट्रायंगल है, यह क्या है, ट्रायंगल, ठीक। और ये जो ट्रायंगल है ना, ध्यान से समझिए, ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, तो हम बनाए हैं, हमसे पूछिए। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी नाम है इसका, तो ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो मैं इस साइड को भी ए बोलूँगा, इस साइड को भी ए बोलूँगा, और इस पूरे साइड को भी क्या बोलना पड़ेगा, ए बोलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो बेस को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो पूरा का पूरा ए था, तो ये हो गया होगा ए बटा में 2, और इधर का वैल्यू हो गया होगा ए बटा में 2, और जहाँ पे परपेंडिकुलर डाले हैं उसका एक पॉइंट का नाम रख दीजिए। तो मान लिया कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो जो बी डी का वैल्यू होगा और जो डी सी का वैल्यू होगा दोनों के दोनों बराबर होगा। अब बराबर होने की वजह से पूरे ए था तो ये ए बटा 2 हो गया और ये ए बटा 2 हो गया। अब यहाँ से हमें दो ट्रायंगल मिल गया है, एक ट्रायंगल छोटका और एक ट्रायंगल ए वाला छोटका। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों लिया, क्योंकि हमें चाहिए था 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से हमें 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री मिल गया। अब चूंकि ये 60 एक 60 था तो ए भी तो पूरा 60 था, और जब ये पूरा 60 था इसको अब दो बराबर भाग में बंटवा दिए, तो अब ए वाला एंगल बच रहा होगा 30 और ए वाला एंगल बच रहा होगा 30। देखिए एक ही गोली से दो शिकार हो गया, एक ही गोली से क्या हो गया, दो शिकार हो गया। कैसे, कैसे कि हमने 60 का निकालने की कोशिश की, 30 का अपने से निकल जा रहा है। तो अब दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में चलते हैं, और चलकर पहले हम जल्दी से AD का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें AD का वैल्यू नहीं पता है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में चलेंगे, चाहे तो ट्रायंगल ADB में चलेंगे या ट्रायंगल ADC में चलेंगे, दोनों ही ट्रायंगल में चलने पर हमें उसका परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हाइपोटेनस और बेस पता है, इसमें भी हाइपोटेनस और बेस पता है, परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है। तो किसी भी ट्रायंगल में चलिए, लेकिन जल्दी से आप क्या निकाल दीजिए, तो आप जल्दी से निकाल दीजिए उस ट्रायंगल में उसका AD का लंबाई। तो हम किसी ट्रायंगल में चलते हैं, लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ADC, कौन सा, ADC। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चलेंगे तो इस ट्रायंगल में हमें AD का वैल्यू कितना मिलेगा, तो जो AD का वैल्यू मिलेगा वो आपका मिलेगा अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर, और माइनस में बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है, ए बटा 2, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बटा का 4। अब आप भिन्न के जोड़ निकालने में महारत हासिल किए हैं, ऐसा हमें पता चला है। तो भिन्न के घटाव निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और बटा में 4। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइएगा तो 3a स्क्वायर बटेगा, और बटा में 4 रहेगा। अभी भी अंडर रूट से बाहर निकला नहीं। और निकालेंगे उसी को जिसके पास जोड़ा रहेगा, जिसके पास जोड़ा नहीं रहेगा उसको अंदर ही रहना है। तो 3 का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 अंदर रह जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और जो 4 था वो उसका भी जोड़ा मिल गया था, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब जो AD की लंबाई निकली है उसकी लंबाई कितना है, √3a और बटा में 2। अब हमें निकालना है साइन 60 से लेके सभी के सभी रेशियो। तो अगर हम लोग साइन 60 वाला रेशियो लेकर चलते हैं, इसका मतलब जब हम लोग थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेकर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, 60 डिग्री लेकर चलेंगे तो 60 डिग्री हमारा यहाँ है, और इस कंडीशन में परपेंडिकुलर का काम करेगा AD। लेकिन जब 30 डिग्री लेकर चलेंगे, जब 30 डिग्री लेकर चलेंगे तो 30 डिग्री यहाँ है, और इस कंडीशन में परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर का काम करेगा DC। ये सब हम पिछले वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। तो अभी तो हमें 60 डिग्री के पास चलना है,
तो 60 डिग्री के पास चलने में हमें परपेंडिकुलर की तरह एडी को ट्रीट करना पड़ेगा। तो साइन 60 कितना, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री टेन 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। तो साइन कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच। और इस कंडीशन में पी किसको बोलेंगे, तो पी बोलेंगे एडी को। पी किसको बोलेंगे, एडी को। तो एडी और बटा में हाइपोटेनस तो फिक्स है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका मतलब एडी और बटा में क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। तो एडी क्या है, तो एडी की लंबाई तो निकाले थे ना, इसीलिए तो एडी की लंबाई निकाले थे, जानते थे कि एडी का हमें यूज होगा। एडी का वैल्यू कितना निकाले थे, √3a/2। तो एडी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, √3a और बटा में 2 और बटा में एसी। तो एसी की लंबाई कितना है, तो वो है आपका ए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा √3a और बटा में 2a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3 और बटा में 2। यह जो होगा वो साइन थीटा का वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से अगर आप साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अगर आप कॉस का वैल्यू निकालेंगे कॉस 60, तो कॉस 60 में लेंगे बेस और बटा में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, डीसी है, यानी कि कितना लेना पड़ेगा, डीसी और बटा में एसी। अब आप समझ रहे होंगे। तो डीसी का वैल्यू कितना है, तो वो है आपका a/2 और बटा में कितना है, ए। तो a/2 और बटा में ए हो जाएगा। इसका मतलब है ए और बटा में 2a हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बराबर में 1/2 आ जाएगा कॉस का। ठीक उसी प्रकार से टेन का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन में होता है p/b। टेन में क्या होता है, p और बटा में b। p कितना है, तो p है आपका √3a और बटा में 2 और इसके बटा में क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, तो 1 मिनट इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, तो कितना है, इसका वैल्यू है √3a और बटा में 2 और इसके बटा में क्या है, a इन है। बटा में 2, a/2 है, क्योंकि बी बेस का वैल्यू कितना है, a/2। a/2 है बेस का वैल्यू। तो इस कंडीशन में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3a और बटा में 2 और गुणा में 2 और बटा में कितना, देखिए गुणा में 2 और बटा में कितना, a। क्योंकि आप मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म को समझिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो √3a/2 गुणा में और a हो जाएगा, a दोनों नीचे। इससे 2 से 2 कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा, तो आएगा कितना, तो आएगा √3। और भाई आप बताओ, हमें तीन ही को के तो वैल्यू निकालना रहता है, बाकी ये 3 गो तो उसका चमचा है मतलब उसका उल्टा है, जो वो बोलता है उसका उल्टा बोल देता है, समझ रहे हैं। हालांकि चमचा जो होता है वो उल्टा नहीं बोलता है, ये उसका विरोधी है कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 गो का वैल्यू पता है तो कॉसेक 60 का वैल्यू नहीं निकाल देंगे। तो कॉसेक 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक 60 का वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट बताइए, साइन का कितना था, √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉस का कितना था, तो कॉस का था 1/2, तो इसका 2/1 होगा, 2/1 का मतलब 1। और जब tan का वैल्यू आया है √3, तो कॉट का कितना आएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। ये था आपका कब, जब आप 60 डिग्री वाला वैल्यू लिए हैं तब। अगर आप 30 डिग्री एंगल लेते तब क्या होता, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। फिर से हम लोग वही ट्रायंगल बनाते हैं समझने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैदरिंग हो गया था, कोई नहीं, 60 डिग्री वाला इसमें समझ लेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर a/2 था, यहाँ पर a/2 था, इसका वैल्यू a, इसका वैल्यू a, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था C और इसका D। अब हमें 60 डिग्री का वैल्यू लेना है, कितना, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू लेना है, यानी कि थीटा के बदले में कितना रखना है हमें, 30 डिग्री। तो अगर आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लीजिएगा,
आपको एडी का भी वैल्यू निकल चुका है, आप चाहें तो एडी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसका वैल्यू कितना निकला है, √3a और बटा में 2। ठीक, तो अगर आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो जो साइन 30 का वैल्यू आएगा, साइन 30 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो साइन 30 का वैल्यू तो होता है p/h, क्या होता है, p/h। और आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो p क्या होता है, सामने वाला p होता है, सामने वाला p होता है। तो इस कंडीशन में p कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा आपका a बटा में 2, और h तो फिक्स है, a है। इसका मतलब क्या होगा, a और बटा में a दोनों साथ ही रह जाएगा, इसके नीचे होता तो ऊपर जाता, तो कितना हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम लोग cos 30 का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इसका वैल्यू आता है b और बटा में h। और इस कंडीशन में b किसको मानेंगे, तो b मानना पड़ेगा इसको, जो पहले लंब था वो अब आधार बन जाएगा। तो b किसको मानना पड़ेगा, √3a बटा में 2 को, यानी कि √3a और बटा में 2, और बटा में हाइपोटेनस कितना है, तो वह है a। इसका मतलब √3a और बटा में कितना हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल, इसका मतलब कितना हो जाएगा √3 बटा में 2। और एक tan का वैल्यू निकालना है, tan 60 डिग्री का, सॉरी भाई tan 30 डिग्री का, 60 से इतना क्या लगाव है हमारा। हाँ, तो tan 30 की बात करें तो उसके लिए p बटा में b निकालना है, p बटा में b। और p का वैल्यू कितना है, तो जो p का वैल्यू है, जो p का वैल्यू है परपेंडिकुलर, वो तो a बटा 2 होगा, क्योंकि समझिए 30 डिग्री में ये p होगा, सामने वाला p होता है। और b क्या होगा, तो b होगा आपका √3a और बटा में 2। तो इस कंडीशन में a बटा में 2 और गुना में हो जाएगा 2 और बटा में √3a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 बटा के √3 आएगा। बस तीन ही वैल्यू तो हमें निकालना ही रहता है, बाकी का 3 वैल्यू तो इसी का अपोजिट होता है ना। इसका मतलब आप कॉसेक का निकाल भी सकते हैं, कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 60 डिग्री, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं एच बटा में पी करके, तो उसी का उल्टा आएगा, क्योंकि पी बटा एच 1/2 आया था एच बटा पी कितना आएगा, तो 2/1 आएगा, कितना आएगा 2/1, इसका मतलब 2 आएगा। अगर हम सेक की बात करें तो सेक 30 कितना का उल्टा होगा, कॉस 30 का, तो बी बटा एच का वैल्यू आया था √3/2, तो एच बटा बी का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा 2 और बटा में √3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग tan की बात करें, tan 30 की, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका उल्टा, इसका मतलब कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या सीख गए, तो उसको एक सारणी में लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप बेहतरीन सीखें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन सीखें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं, तो हम लोग सीखे क्या, तो हम लोगों ने सीख लिया है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू और tan 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक, साइन कॉस tan, फिर आपका साइन 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू और tan 45 डिग्री का वैल्यू, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू और tan 60 डिग्री का वैल्यू। देखिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम अलग अलग टीचर आपको याद करवाने का अलग अलग टेक्निक बताते हैं, अगर अलग अलग रूल्स बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ जितना कम टेक्निक से याद कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए, ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से जैसे मैं याद किया था वैसे ही आप याद कर लीजिए, आपकी जुआ पर रहेगी। तो हम लोग याद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पर उसमें से पढ़ना सिर्फ 3 ही गो को पढ़ता है, 3 गो तो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये है 1 मिनट,
इसका मतलब यदि हम लोग साइन 30 का वैल्यू याद है, वो होता है कितना, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो आप बताइए ना, आप बताइए कि क्या आप कॉसेक कॉसेक 30 का वैल्यू और क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू और tan 30 का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? उसी का उल्टा कर दीजिए, उसका 1/2 था तो इसका 2 हो जाएगा, इसका √3/2 था तो इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1/√3 था तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि हम लोग तीन गो के वैल्यू याद करेंगे, और तीन गो के जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक उसी को उल्टा करके याद याद हो जाएगा। मतलब हम इसकी ओर देखेंगे भी नहीं, इसकी ओर हम लोग देखेंगे भी नहीं, इसको याद ही नहीं करेंगे, हम लोग इसी तीन गो को याद करेंगे। बाकी के तीन गो को हम लोग इसको एज्यूम करके उल्टा कर देंगे फट से। अब मान लिया कि कोई कॉसेक 30 का पूछा है तो साइन का याद होना चाहिए, उल्टा कर दीजिए। उसी प्रकार से साइन 45 की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू होता है 1/√2, और इसका वैल्यू होता है 1। साइन 60 की बात करें तो इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू होता है 1/2, और इसका वैल्यू होता है √3। तो कुल मिलाकर 9 गो वैल्यू याद करेंगे और बाकी के 9 गो को उल्टा करके बता देंगे। समझ रहे हैं? ये वैल्यू आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये आपका होमवर्क है। इसको आप रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद करें। और नहीं तो कहीं साइड में लिख लीजिए, अगर याद नहीं रहेगा तो आपके आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आ जाएं उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं? कि आप लोग बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो ऐसा आप मानते हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, पर हम बता रहे हैं कि गुरु जी छोड़िए, कोई कुछ करने वाले नहीं है यदि आपको ये याद नहीं रहेगा। कुछ चीजें ऐसा है जिसको मेमोराइज आपको करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों को आप याद कर लीजिए। अगर आप कोई और तरीका से याद करते हैं डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना रहेगा, सीधे वैल्यू पूछेगा साइन 30 कॉसेक 60 ऐसे करके 5-6 प्रकार के देगा। अब वैल्यू नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। बाकी तो कैलकुलेशन है, मतलब मान लिया कि दे दिया आपका साइन 30 और इनटू में कॉसेक 60 और इनटू में सेक 45। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो भाई साइन 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/2। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 60 वैल्यू के लिए साइन 60 का याद रखना है, क्योंकि साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है। तो साइन 60 का क्या होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और इंटू में सेक 45, तो कॉस 45 का कितना होता है 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा, सिर्फ √2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट में 2/3 आएगा आंसर। कितना जल्दी बन गया। नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा आपसे, सिंपल है। यानी कि अगर आपको याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो हमने क्या बताया था कि आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री याद करना है। लेकिन अभी आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अब उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वही दोनों बचा है। अब हमें थीटा का वैल्यू लेंगे कितना, तो लेंगे 0 डिग्री और कितना लेंगे, तो 90 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री लेंगे थीटा का वैल्यू। तो यदि आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो, और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो कैसे वैल्यू निकाला जाता होगा उसको समझेंगे। तो मान लिया कि यह एक ट्रायंगल रहा होगा, ठीक, मान लिया कि यह एक ट्रायंगल रहा होगा, और इसमें आपको थीटा का वैल्यू क्या लेना है, 0 डिग्री। तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, ये आपका हाइपोटेनस है। इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए हमें इस थीटा का वैल्यू कितना करना है, 0 डिग्री। पहले हम लोग थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तब 90 डिग्री वाला अगला केस उत्पन्न करेंगे। तो एक बात बताइए, इसका वैल्यू घटेगा कब,
जब हम ऊपर वाला को डाउनवर्ड करते जाएंगे, ऊपर वाला को डाउनवर्ड करते जाएंगे तो वैल्यू घटता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ है तो बाद में और घटा देंगे, और घटा देंगे, और घटा देंगे, और घटा देंगे। देखिए वैल्यू घट रहा है, पहले इतना बड़ा था अब इतनी को हो गया है। और घटा देंगे, और घटा देंगे, और घटा देंगे, और एकदम घटा के सटा देंगे, इसमें एकदम सटा देंगे, तब ना ये 0 डिग्री होगा। क्योंकि जब तक ये उठा हुआ रहेगा तो एंगल को फॉर्म करेगा, और जैसे ही डाउन होना शुरू करेगा तो एंगल तो इसी पर बेसे पर न बन रहा है। भाई प्यास का इतना लग रहा है। आहा, मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। कोई नहीं, मेहनत करिए, बहुत जरूरी है। टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों को मेहनत करना पड़ता है। तो थीटा का वैल्यू हमें 0 डिग्री बनाना है, तो 0 डिग्री बनेगा कैसे आप बताइए ना। इसको डाउनवर्ड करते जाएंगे, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री करने के चक्कर में आप जो परपेंडिकुलर था उसको तो खत्म ही कर दिए। मतलब अगर परपेंडिकुलर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तभी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, और उस कंडीशन में जो बेस होगा वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर की लंबाई है वो 0 हो जाएगी। फिर से समझिए, क्योंकि आप एकदम सटा दिए हैं ना इसी पर। अगर इसमें हल्का भी उठा हुआ रहेगा, अगर हल्का भी ऐसे उठा हुआ रहेगा तब ये एंगल फॉर्म कर रहा होगा, समझिए। लेकिन आप क्या किए, एकदम सटा दिए हैं, तो ये वाला का मान खत्म हो गया होगा ना, एकदम सट जाएगा तो ये एकदम ना के बराबर नगण्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर तो रहेगा ही नहीं। और आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो आपको वैल्यू निकालना है साइन 0 डिग्री का। पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री P/H का रेशियो निकालेगा। P 0 है, बोल देंगे P तो इस संसार में रहा ही नहीं, तो P 0, और बटा में हाइपोटेनस कुछ भी लीजिए, वैल्यू तो 0 ही आने वाला है। अब हम लोग कॉस 0 की बात करेंगे, तो कॉस 0 में क्या होगा, B, और बटा में H। अभी बताए थे B और H दोनों के दोनों बराबर है, तो B और H जब दोनों के दोनों बराबर है तो आप लिख दीजिए H/H। क्यों, क्योंकि B और H जब दोनों बराबर हो गया इस कंडीशन में, तो B के बदले H भी पुट कर सकते हैं, और इसका मान कितना आ जाएगा, कट कटा कर 1, इसलिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं टेन 0 की, तो टेन 0 डिग्री होता क्या है, टेन 0 होता है P/B। P कितना, 0, B कुछ भी रहे, अब टेन थीटा का वैल्यू भी 0 ही आने वाला है। अब देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं है, समझने के लिए आप बटा में 1 मान लीजिए, कि इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, और इसके भी बटा में 1 है। इससे क्या होगा कि बाकी जो 3 को बचा हुआ है ना उसका वैल्यू निकालना आपको आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग कॉसेक 0 की बात करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री की बात करेंगे, तो कॉसेक 0 का बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और बटा में 0, और 1/0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, इसलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। और अगर हम लोग सेक 0 की बात करें, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री का वैल्यू, तो वो इसका उल्टा होगा 1/1, तो वह भी 1 ही आ जाएगा। और अगर हम लोग कॉट की बात करें, कॉट 0 डिग्री की, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/0, फिर से उसी की तरह, तो 1/0 फिर से अनडिफाइंड, क्योंकि समथिंग बटा 0 का वैल्यू अनडिफाइंड है। इसको अभी डिफाइंड नहीं किया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जिस दिन डिफाइंड किया जाएगा उस दिन हम आपको आकर बताएंगे कि बधाई हो, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/0 के बजाय समथिंग आ गया। ठीक, अब हम लोग 90 डिग्री कंसीडर करेंगे, उसका क्या होगा। तो अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से वैसा ही ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, बना दिए। अब आप बताइए ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा, मतलब इसको और नज़दीक लाइए तो थोड़ा सा और मान बढ़ा होगा, इसको और नज़दीक लाइए तो ये एंगल और उससे तो बड़ा ही होगा, देखिए बढ़ता जा रहा है। और नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे तो बढ़ता जाएगा, और नज़दीक लाएंगे तो बढ़ता जाएगा। और अगर आप पूरे के पूरे इसी पर लाकर रख दीजिएगा, अगर आप पूरे के पूरे इसी पर लाकर रख दीजिएगा, तब क्या होगा, ये भी एंगल जो था पहले थीटा था वो घट घटा के जब तक इस जगह पर नहीं आएगा तब तक 90 डिग्री और बनेगा कैसे, क्योंकि 90 डिग्री यहीं पर है ये।
तो इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर था और बेस था और हाइपोटेनस था, इसमें जो परपेंडिकुलर है वह हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, लेकिन बेस का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि आप सटावते सटावते इतना ना सट गए कि बेस का नामो निशान नहीं रहा। तो इस कंडीशन में जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो क्या होगा, P और बटा में H, और P और H दोनों बराबर है तो P के बदले आप H पुट कर सकते हैं, तो H बटा H कट कटा कर 1 आ जाएगा। लेकिन यदि आप cos 90 का वैल्यू निकालेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू होता है B और बटा में H, जबकि B तो बेचारा रहा ही नहीं, जीरो था, तो जीरो बटा का H कितना हो जाएगा, कुछ भी लिखिए, अब जीरो ही होना है। अब tan, तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 का वैल्यू होता है P और बटा में B, और P का वैल्यू तो P है पर B का वैल्यू जीरो है, इस वजह से इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड, और tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड का मतलब होता है जीरो बटा समथिंग रहा होगा, सॉरी समथिंग बटा जीरो रहने की वजह से अनडिफाइंड है। अब इसके उल्टा वाला की बात करते हैं, क्योंकि इसका तीन तीन को उल्टा रहता है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी 1 होगा क्योंकि उसका उल्टा है। अब अगर हम लोग सेक की बात करें तो सेक 90 का वैल्यू कितना होगा, तो सेक 90 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कितना, तो वो होगा आपका H बटा के जीरो, इसका मतलब यह अनडिफाइंड होगा क्योंकि उसमें जीरो बटा में H था, इसमें H बटा में जीरो रहेगा। आपको तरीका बताए थे, नहीं समझ में आया है तो आप जीरो बटा में 1 लिख दीजिए, तो फाइनली अनडिफाइंड आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब आ रहा होगा, जब समथिंग बटा जीरो रहा होगा। तो tan 90 का जब आप वैल्यू निकालेंगे, सॉरी cot 90 का जब आप वैल्यू निकालेंगे, cot 90 का cot 90 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आप जीरो बटा पी लिखेंगे, जीरो और बटा में पी, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप देख रहे होंगे कि चाहे तो जीरो डिग्री का वैल्यू निकालें या 90 डिग्री का वैल्यू निकालें, हर एक कंडीशन में दो वैल्यू ऐसा ऐसा आ रहा है जो अनडिफाइंड है, दो वैल्यू ऐसा ऐसा आ रहा है जो जीरो है, और दो वैल्यू ऐसा ऐसा आ रहा है जो 1 है। तो आप कुल मिलाकर अब आप समझ गए होंगे कि जीरो डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी जीरो डिग्री के बाद पहले 30 डिग्री नहीं, जीरो डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी के सभी वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कोई भी सवाल पूछना नहीं पड़ेगा अगला एक्सरसाइज में। और अगर याद नहीं करते हैं तो लिख लीजिए, अगर हम बताएंगे भी ना तो आपको समझ में आने वाला नहीं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको याद कर लीजिए, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। अगर नहीं याद करिएगा तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।